लास्ट लेक्चर में अपन ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना सीखा। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक। चलिए देखते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना सीख लिया था। किसी भी इलेक्ट्रोड का अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरह से निकालते हैं, किस तरह से उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करते हैं, किस तरह से उसका रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करते हैं। बड़ा आसान था। आपको एक सेल कंस्ट्रक्ट करना था विद द हेल्प ऑफ टू इलेक्ट्रोड, एक प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड और दूसरा उस इलेक्ट्रोड का जिसका आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और पोटेंशियोमीटर वायर की मदद से उस सेल का आप ईएमएफ निकाल लेते थे और ईएमएफ निकल गया तो फॉर्मूले में पुट करना है, और जैसे ही फॉर्मूले में पुट करोगे आपके पास उस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए तो माइनस साइन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए तो माइनस साइन ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का फाइंड कर सकते हो। और लास्ट क्लास में अपन सीख लिया था कि कुछ साइंटिस्टों ने क्या करा यार कि जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकला उन्हें एक सीरीज में अरेंज कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। उस सीरीज को क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है, उसे अपन कितनी आसानी से याद कर सकते हैं और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक बनेगी, क्या क्या न्यूमेरिकल फॉर्म होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। चलिए देखते हैं। तो यहां पर अपन ने क्या करा हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई हुई है। यहां पर अपन ने एलिमेंट्स को अरेंज करा हुआ है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, कि सबसे पहले जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसे रखा है, फिर उसके बाद उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में अपन ने रख दिया है। तो यहां पर जो पहला एलिमेंट आता है वो है लिथियम, जिसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना है भाई, -3.05 वोल्ट। उसके बाद पोटेशियम आता है जिसका -2.93 वोल्ट। जैसा देख रहे हो आप, ऊपर नीचे की तरफ मूव कर रहे हो, आपका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में आपने अरेंज करके रखा हुआ है। जैसे जैसे नीचे मूव करते जाएंगे आपको जिंक दिखेगा, आपको वाटर दिखेगा, आपको कोबाल्ट दिखेगा, कॉपर, आयोडीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन और लास्ट में आपको दिखेगा फ्लोरीन। जैसे देख रहे हो कि लिथियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना है, -3.05, और जो आपका लास्ट एलिमेंट है दैट इज फ्लोरीन, उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई, वो आ रहा है आपके पास +2.83 वोल्ट। लिथियम का आपके पास -3.05 वोल्ट और फ्लोरीन का आपके पास +2.83 वोल्ट। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि यहां से यहां पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहां से यहां आप नीचे जा रहे हो तो आपका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो सबसे छोटा, सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल आपका लिथियम का है और सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, फ्लोरीन का है। अब बात आती है कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को किस तरह से याद कर सकते हैं। कई सारे आपको राइम्स याद होंगी, ठीक है। स्कूल में जब आप जाते हो तो आपको कई सारी राइम्स याद कराई जाती हैं, ठीक है। तो किसी किसी को याद भी होंगे और किसी को याद नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, बाबा जी आए बता के जाएंगे भाई, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की तो इसको अपन इस तरह से याद कर सकते हैं। राइम इस तरह से है कि लेकर बार बार सरकार का नाम, मांगे अली महान, वाटर जानकर फेंके सीढ़ी, कोई नीचे सुनो प्रवाद है, कौन आइए हाजी, आगे बाहर पलट कर आओ कल और फिर से। बड़ी अटपटी सी राइम है, लेकिन बात यह है इस राइम्स की कि अगर आपको ये राइम याद हो गई तो आप एलिमेंट को बड़ी आसानी से पहचान सकते हो। कई सारी राइम्स ऐसी होती हैं, राइम्स तो आसान होती है उन्हें याद करना, लेकिन उसमें यह समझ नहीं आता कि ये राइम में कौन सा एलिमेंट फिट होगा यार, वहां पर दिक्कत हो जाती है और वहां पर अपन जांच नहीं ले सकते। तो इस राइम को एक दो बार लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। बड़ा आसान है इसे याद करना, कोई कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2-3 बार लिखना है और जैसे ही लिखोगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये राइम याद हो जाएगी। और राइम याद हो गई तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कोई टेंशन लेना नहीं है। राइम याद हो गई मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपकी खत्म हो गई है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में एलिमेंट्स को अरेंज करा हुआ है और सीरीज को नाम दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब काम की बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो इसके क्वेश्चन बनते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक से। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज,
कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है भाई, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, क्या क्या खास बातें होती हैं, क्या क्या ये बोलती है भाई, उसकी बात करेंगे। तो यहां पर आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजों को देखना है यार, कि जैसे कि ये जिंक है, पहला एग्जांपल देखो, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है कि जिंक Zn+2 में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। मतलब जिंक जब Zn+2 में गया तो इसका क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये जो जिंक है वो किस तरह से बिहेव करेगा, बिहेव एज रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। या कुछ लोग इसे क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट, ठीक है। तो यहां पर जिंक Zn+2 में जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहां पर जो जिंक है वो किस तरह से बिहेव करेगा, एज अ रेड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरे एग्जांपल में आपका क्या हो रहा है, कॉपर+2 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और कॉपर बना रहा है, ठीक है। दूसरा वाला एग्जांपल देख लो भाई, दिख रहा होगा, ठीक है। कॉपर+2 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और कॉपर बना रहा है। तो यहां पर कॉपर+2 कॉपर में गया है, तो इसका क्या हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है। अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो ये जो कॉपर+2 है वो किस तरह से एक्ट कर रहा होगा, वो एक्ट कर रहा होगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या आप क्या बोल सकते हो, इसे बोल सकते हो ऑक्सीडेंट। जैसे रिडक्टेंट बोला था उसी तरीके से क्या बोल दिया, ऑक्सीडेंट बोल दिया। अब यहां पर ये समझ गए हैं कि अगर कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो किस तरह से बिहेव करेगा, एज अ रेड्यूसिंग एजेंट, और कोई सब्सटेंस अगर रेड्यूस हो रहा है तो वो किस तरह से बिहेव करेगा, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। यहां से आपकी पहली कैरेक्टरिस्टिक निकलेगी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पहला है आपके पास कि ग्रेटर द SRP स्ट्रॉन्गर विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या दूसरे तरीके से आप बोलो ग्रेटर द SOP स्ट्रॉन्गर विल बी रेड्यूसिंग एजेंट। कि जितना ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, SRP का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जितना ज्यादा SRP होगा उतना ज्यादा आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर रहेगा सब्सटेंस का, जितना ज्यादा SOP रहेगा उतना ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर रहेगा। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि SRP अगर आपका ज्यादा होगा तो आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा होगा, और ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर आपका SOP ज्यादा है तो रेड्यूसिंग नेचर ज्यादा होगा, और रेड्यूसिंग नेचर ज्यादा है तो रेड्यूसिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि SRP ज्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, SOP ज्यादा तो रेड्यूसिंग पावर ज्यादा, उल्टा चलता है, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन पावर ज्यादा होगी, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो आपकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। तो उल्टा सोचना है थोड़ा सा, ठीक है। अब यहां पर आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा भाई, उसकी बात करते हैं। कि मैन तो हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या पूछेगा। क्वेश्चन है आपके पास कि विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा प्रेडिक्ट। आपको एक डेटा गिवन है कि इसमें MnO4 माइनस जो है वो Mn+2 में जा रहा है, इसके लिए ई नोड आपको गिवन है +1.51 वोल्ट। दूसरा आपको गिवन है Cr2O7-2, यहां पर Cr2O7-2 क्रोमियम+3 में जा रहा है, इसका जो आपको ई नोड गिवन है वो है 1.40 वोल्ट। आपसे पूछा है कि बेस्ट ऑक्सीडेंट कौन होगा और बेस्ट रिडक्टेंट कौन होगा, ये आपको पहचानना है। थोड़ा सा देखते हैं यार कि यहां पर जो Mn पहले इक्वेशन देखे रखी है उसमें ये ढूंढो कि Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालना आता होगा भाई, ठीक है। जिसका पता नहीं उसका x मान लो, x +4 इंटू ऑक्सीजन की कितनी होती है -2 इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी +7। तो Mn+7 में है, +2 में जा रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। मतलब ये जो पोटेंशियल देके रखा हुआ है वो भी क्या देके रखा हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल। यहां पर Cr2O7-2 तो क्रोमियम की निकालोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +6 से +3 में जा रहा है, तो यहां पर जो पोटेंशियल देके रखा हुआ है वो भी क्या देके रखा हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल देके रखा हुआ है। अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, कि 1.51 या 1.40? सबको दिख रहा है यार कि 1.51 जो वोल्ट है वो 1.40 से ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो ये रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हुआ। अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हुआ आपका, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा आ रहा है तो MnO4 माइनस आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये स्ट्रॉन्ग है, अगर इसका नीचे वाले का
रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो ये आपका क्या हो जाएगा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब उल्टा सोचना है, अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा आपके पास, वीक रेड्यूसिंग एजेंट, और ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका आंसर बड़ा देना बड़ा आसान है। कोई आपसे पूछे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा MnO4 माइनस, और बेस्ट रिएक्टेंट कोई पूछे तो इसका आंसर क्या होगा, क्रोमियम+3। ठीक है, तो पहले एप्लीकेशन से इस तरह से पूछता है कि कौन सा बेस्ट ऑक्सीडेंट है, बेस्ट रिएक्टेंट कौन सा है, इस तरह से अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो यार, दूसरा क्वेश्चन यहां पर गिवन है आपको कि विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रेड्यूसिंग नेचर। आपको एक डेटा गिवन है, उसकी मदद से रेड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर बताना है। पहले इक्वेशन आपको गिवन है, यहां पर जो है Al+3 है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और Al में जा रहा है, इसके लिए E नोट गिवन है -1.66 वोल्ट। दूसरा आपको गिवन है Fe+3 जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है और Fe+2 में जा रही है, इसके लिए E नोट की वैल्यू है -0.77 वोल्ट। और थर्ड आपको गिवन है कि Br2 एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, Br नेगेटिव में जा रहा है, तो यहां पर जो E नोट गिवन है वो है 1.08 वोल्ट। अब थोड़ा सा सोचना कि Al+3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है, Al में जा रही है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। ये क्या गिवन है आपको, रिडक्शन पोटेंशियल। Fe+3 Fe+2 में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल। और Br2 Br नेगेटिव में जा रहा है तो ये भी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल। अब निकालना बड़ा आसान, इन सब में मुझे बताओ कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है। दो तो नेगेटिव वैल्यू है, एक पॉजिटिव है, तो बड़ा आसान है कि ये जो पॉजिटिव वैल्यू है 1.08 वोल्ट वो सबसे ज्यादा है। अगर ये सबसे ज्यादा है तो जो Br2 है आपका वो क्या हो जाएगा आपके पास, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सबसे कम वैल्यू किसकी है, सबसे कम वैल्यू है -1.66 वोल्ट। अगर ये वैल्यू सबसे कम है तो ये आपका क्या हो जाएगा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इन दोनों के बीच में जो Fe+3 है वो क्या हो जाएगा आपका, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन दोनों के बीच में कहीं एग्जिस्ट करेगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका सामने वाला आयन क्या हो जाएगा, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। और ऊपर वाला वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसके सामने वाला आयन क्या हो जाएगा आपके पास, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑर्डर आ जाएगा रेड्यूसिंग नेचर का कि सबसे ज्यादा भाई एल्यूमिनियम, फिर उससे ज्यादा Fe+2 और सबसे कम कौन, Br नेगेटिव। ये रेड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर है। तो पहले एप्लीकेशन से इस तरह से पूछ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि रिडक्शन पोटेंशियल के ही क्वेश्चन आए, ये तो अपन ने एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया है भाई। ऑक्सीडेशन भी पूछ सकता है, ये ध्यान रखेंगे। अब दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है इसकी वो ये है कि ऐसा देखा जाता है कि जब आप डाउन द सीरीज मूव करते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, अपनी सीरीज में बता रहा हूं मैं, ठीक है, मेरी सीरीज जो अपन ने बनाई है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम अपन सारी कैरेक्टरिस्टिक को कंपेयर कर रहे हैं। आप अगर बुक में देखोगे तो किसी ने डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाई हुई है, किसी ने ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बेसिस पे बनाई हुई है, तो वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक आती हैं भाई, ये ध्यान रखना। अपन अपनी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, अपन ने जो ईसीएस बनाई है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो सेकंड एप्लीकेशन वो है डाउन द सीरीज रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस while reactivity of non metal increases। जब अपनी सीरीज में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करोगे तो मेटल की रिएक्टिविटी कम होगी और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे कि एग्जांपल बात करें, जो हैलोजन है, हैलोजन में सबसे नीचे कौन आता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन के ऊपर कौन आता है, फ्लोरीन के ऊपर आता है क्लोरीन। क्लोरीन के ऊपर कौन आता है, ब्रोमीन। और ब्रोमीन से ऊपर कौन आता है, आयोडीन। अगर आप यहां पर रिएक्टिविटी कंपेयर करोगे हैलोजन की तो आपको पता चलेगा कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन Cl2, देन Br2, देन I2। क्योंकि डाउन द सीरीज रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल बढ़ रही है और हैलोजन तो नॉन मेटल होते हैं ना यार, और नॉन मेटल हैं तो उनकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी। अब इस सीरीज पर, इस कैरेक्टरिस्टिक पर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन ये है कि व्हेन कॉपर स्पून इज डिप्ड इन फेरस सल्फेट, याद रखना है कॉपर स्पून को क्या कर रहे हो, आपके पास डिप कर रहे हो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में, देन पहला ऑप्शन है आयरन विल प्रेसिपिटेट, आयरन प्रेसिपिटेट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि कॉपर विल प्रेसिपिटेट। थर्ड ऑप्शन बोथ विल प्रेसिपिटेट एंड फोर्थ ऑप्शन नो रिएक्शन। रिएक्शन तब होगी, देखते हैं, बात करते हैं। कॉपर स्पून है और फेरस सल्फेट है। अगर फेरस सल्फेट में से आयरन को हटाना है तो नॉर्मल सी बात है कि कॉपर की रिएक्टिविटी आयरन से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। जब रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, कोई आपको कब हटा पाता है, वो जब ज्यादा ताकतवर हो। कोई आप बैठे हो भाई एक चेयर पे, ठीक है, कोई ताकतवर आदमी आ जाए वो आपको हटा देगा।
ठीक है, लेकिन आप मजबूत हो तो आपको कोई हटा थोड़ी पाएगा यार, ठीक है। तो यहां पर बात आ रही है कि रिएक्टिविटी की कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन ज्यादा मजबूत है यार। अब बात आती है तो रिएक्टिविटी सीरीज देखना पड़ेगा कि डाउन द सीरीज रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहां पर अगर बात करें रिएक्टिविटी सीरीज में, एक हमारे पास कॉपर है और दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा आयरन है। तो ये आपका कॉपर रहा, ये आपका क्या रहा भाई, कॉपर रहा, ये आपको कॉपर दिख रहा है। आयरन की बात करते हैं कि आयरन कहां है भाई, आयरन ऊपर है। अब आयरन ऊपर है, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर स्पून को डिप कर रहे हो, तो क्या कॉपर आयरन को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा ना। तो यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन तो तब होगी जब ये डिस्प्लेस करेगा, लेकिन ये तो डिस्प्लेस करेगा ही नहीं, क्योंकि आयरन है ज्यादा रिएक्टिव, कॉपर है कम रिएक्टिव, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं हो सकती है। ज्यादा रिएक्टिव मेटल है आयरन, तो कॉपर उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, ठीक है। तो यहां पर आपका जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा कि नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है भाई, इस बात का ध्यान रखें। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, लेकिन यहां पर कैरेक्टरिस्टिक खत्म नहीं होती। अभी तक अपन दो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग पावर, इनका अपन किस तरह से ऑर्डर निकाल सकते हैं। दूसरा कि मेटल की रिएक्टिविटी या नॉन मेटल की रिएक्टिविटी किस तरह से अफेक्ट होती है ईसीएस में, इसकी बात करी। लेकिन अभी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक बची हुई हैं जिन्हें अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हो।